Hello everyone, my name is Esha Sheth and my today's topic for video presentation is bouncing off check। तो हम पहले एक हाइपोथेटिकल केस ले लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे दो कंपनी है, कंपनी ABC एंड कंपनी XYZ। ठीक है, अब ABC कंपनी ने कंपनी XYZ को 1 लाख रुपए तक का सामान है वो बेचा है, वो सेल किया है, और उसके बदले में कंपनी XYZ क्या बोलती है कि ठीक है आप मुझे अभी सामान दे दो, मैं आपको यहाँ से लेके 15 डेज़ के अंदर मैं आपको इसकी सारी पेमेंट कर दूँगा। कंपनी ABC कहती है कि ठीक है 15 दिन के बाद आप पेमेंट कर लेना, मैं आपको सामान दे रहा हूँ। वो हो गया। अब यहाँ से 15 डेज़ के बाद कंपनी ABC वाले जाते हैं XYZ के पास कि आपने मुझे बोला था कि आप मुझे मेरे पैसे वापस करेंगे, पर अभी तक मेरे कोई भी पैसे आए नहीं है। तो XYZ वो कोई भी बहाना देगी, यार अभी कोरोना चल रहा है, कुछ फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, ये है वो है, आप समझो ना, मैं आपको यहाँ से 15 दिन के बाद पैसे दे दूंगा। कंपनी ABC वाले कहते हैं ठीक है आप चलो मुझे यहाँ से 15 दिन के अंदर पैसे दे देना। 15 दिन के बाद कंपनी ABC फिर से जाती है XYZ के पास कि आपने मुझे बोला था कि आप 15 दिन के अंदर पेमेंट करोगे, पर अभी तक कोई भी पेमेंट नहीं आया। कंपनी XYZ वही पुराना जो पिछले बोला था वही बोले कि यार अभी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, क्राइसिस है, कोरोना चल रहा है, धंधा बहुत मंदा चल रहा है, तो एक काम करो मुझे 15 दिन का टाइम दो, इस बार मैं आपको पक्का आपकी पेमेंट पूरी की पूरी कर दूंगा। ABC वाले कहते हैं ठीक है चलो ये लास्ट टाइम मैं आपको चांस दे रहा हूँ, अगर इसके बाद आपने मुझे पेमेंट नहीं की तो मुझे आगे कोई भी स्टेप लेना पड़ेगा। तो ABC वाले फिर से जाते हैं कंपनी XYZ के पास कि मुझे आप 15 दिन के बाद क्या मुझे अपने पेमेंट करने का प्रॉमिस किया था वो क्या हुआ। तो उसके बदले में XYZ इस बार कोई बहाना तो नहीं देती, पर कंपनी XYZ होती है वो ABC वालों को एक चेक लिख के दे देती है 1 लाख रुपए तक का कि ठीक है आप ये चेक बैंक में आप इशू करवा लो, बैंक से आप चेक इशू करवा दो, आपके सारे पैसे मिल जाएंगे। कंपनी ABC वाले बोलते हैं ठीक है। अब जब कंपनी ABC वाले जाते हैं चेक इशू करवाने के लिए तो वो बोलते हैं कि चेक है वो बाउंस हो रहा है, क्यों इनसफिशिएंट फंड्स दिखा के वो बाउंस हो रहा है। तो इसके अंडर इसको बोलते हैं चेक बाउंस, और ये मैटर है सेक्शन 138 के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर। व्हेन द चेक इज़ कंसिडर्ड टू बी बाउंस, तो यहाँ पे हम स्टेप्स देख सकते हैं। पहला होता है कि क्लोजर ऑफ अकाउंट। अगर मान लीजिए कि जो जिसने XYZ है उसने अपना अकाउंट ही बंद कर दिया तो उसके बाद हमको पैसे नहीं मिलेंगे, अकाउंट क्लोज हो गया, तो तभी भी चेक बाउंस हो सकता है। दूसरा आएगा इनसफिशिएंट बैलेंस। अगर उसके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस है ही नहीं वो चेक इशू करवाने के लिए, तो वो कहाँ से चेक इशू होगा। मान लीजिए कंपनी XYZ के अकाउंट में जो है वो सिर्फ 50,000 रुपये है, पर हमारा चेक तो था 1 लाख रुपए तक का, तो यहाँ पे भी चेक बाउंस हो जाएगा। रिटर्न ऑफ चेक अनपेड विद द एडवाइस अकाउंट ऑपरेशन जॉइंटली, अदर डायरेक्टर सिग्नेचर रिक्वायर। अगर कोई भी अकाउंट है वो 2 या 3 लोगों जॉइंट अकाउंट है, 2 या 3 लोग उस अकाउंट को हैंडल कर रहे हैं, और उस चेक पे साइन सिर्फ एक ही बंदे की है, सिर्फ एक्स की साइन है, और बाकी के जो को पार्टनर्स है, डायरेक्टर्स है, उसकी साइन नहीं है, तो कभी भी चेक बाउंस हो जाएगा और लिखेगा कि आपको जो बाकी के जो डायरेक्टर्स है उसकी साइन चाहिए। पर इस कंडीशन के अगर ABC को केस कोई भी लीगल एक्शन लेना है तो वो सिर्फ उसके अगेंस्ट में लेगा जिन्होंने चेक साइन किया है, दैट इज एक्स। यहाँ पे जो कंपनी ABC है वो Y और Z को कुछ भी स्यू नहीं कर पाएगी, वो स्यू कर पाएगी सिर्फ और सिर्फ X को। सिग्नेचर ऑन चेक नॉट मैचिंग विद द सिग्नेचर इन द रिकॉर्ड ऑफ द बैंक। यहाँ पे मान लीजिए कि अगर X ने जो साइन किया है वो डिफरेंट है, X ने जो साइन बैंक में सबमिट करा हुआ है वो डिफरेंट है, तो यहाँ पे आ जाएगा डिफरेंस ऑफ साइन, और उसकी वजह से भी चेक बाउंस हो जाएगा और मेमो आएगा इनसफिशिएंट फंड्स का। इफ़ अ चेक इज रिटर्न ड्यू टू इट्स पेमेंट बीइंग स्टॉप्ड बाय द ड्रॉअर। क्या बोल रहे हैं कि अगर जो चेक रिटर्न हुआ क्योंकि उसकी जो पेमेंट है वो ड्रॉवर ने जो XYZ है जो X ने है वो बंद करवा दी है, और उसके अंदर जो X को है वो प्रूव करना पड़ेगा कि नहीं मेरे पास सफिशिएंट बैलेंस था, पर कोई जस्टिफाइबल रीज़न की वजह से मुझे ये बंद करना पड़ा। एसेंशियल्स ऑफ द ऑफेंस ऑफ बाउंसिंग ऑफ चेक। अ पर्सन मस्ट हैव ड्रॉन अ चेक ऑन अ बैंक अकाउंट मेंटेन्ड बाय हिम। उसको उसी अकाउंट से उसी अकाउंट नंबर का चेक इशू करवाना होगा जिस अकाउंट को वो मेंटेन करता है। द चेक शुड हैव बीन इश्यूड इन डिस्चार्ज इन होल और एनी पार्ट ऑफ एनी डेब्ट और अदर लायबिलिटी। सेम लायबिलिटी होनी चाहिए, डिफरेंट लायबिलिटी नहीं होनी चाहिए। चेक मतलब पार्ट्स में होगा तो वो चलेगा। द चेक हैज़ बीन प्रेजेंटेड टू द बैंक विद इन द पीरियड ऑफ इट्स वैलिडिटी। जो वैलिडिटी होती है उसी के अंदर वो उसको जो पेई है जो रिसीवर है पेमेंट का उसको वो चेक के अंदर सबमिट करवाना पड़ेगा। उसके बाद वो अगर करेगा नेक्स्ट एक्सचेंज होने के बाद करेगा तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। द चेक इज़ रिटर्न बाय द बैंक अनपेड बिकॉज ऑफ फंड्स इनसफिशिएंट।
दूसरी कंडीशन क्या है कि जो चेक है वो रिटर्न होता है किस वजह से, कि इनसफिशिएंट बैलेंस की वजह से वो चेक है वो बाउंस हो रहा है। द पेई मेक्स अ डिमांड फॉर द पेमेंट बाय गिविंग अ नोटिस इन राइटिंग विदिन 30 days ऑफ द रिसिप्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन बाय हिम फ्रॉम द बैंक एंड द ड्रॉअर फेल्स टू मेक पेमेंट ऑफ द सेड अमाउंट ऑफ मनी विदिन 15 days ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द सेड नोटिस। कंप्लेंट इज मेड विदिन 1 month ऑफ द डेट ऑन विच द कॉज ऑफ एक्शन अराइजेज। जो कंप्लेंट होती है वो सिर्फ एक ही महीने में हम फाइल कर सकते हैं। अगर टाइम पीरियड ओवर हो गया, लिमिटेशन पीरियड ओवर हो गया 1 महीने के बाद, हम वो फाइल नहीं कर सकते। मतलब वो क्या है, 1 month कहाँ से शुरू होगा, अगर मैंने आज चेक बाउंस हुआ तो आज से लेके 1 महीने तक मैं वहाँ पे नोटिस उसको भेज सकती हूँ। पनिशमेंट क्या है इस सेक्शन 138 की, यहाँ पे पनिशमेंट है इम्प्रिजनमेंट ऑफ 2 years, इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years, 2 साल तक की उसको सज़ा होगी, या फिर फ़ाइन होगा कितने का, जो चेक की अमाउंट है उससे डबल अमाउंट तक। यानी कि यहाँ पे 1 लाख रुपए चेक की अमाउंट है तो उसको 2 लाख रुपए तक का फ़ाइन हो सकता है, या फिर उसको दोनों हो सकता है, इम्प्रिजनमेंट भी होगी और फाइन भी होगा। दिस ऑफेंस इज कंसिडर्ड एज अ बेलेबल ऑफेंस, कंपाउंडेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। उसके बाद है वेयर द सूट इज़ टू बी फाइल्ड। ये सूट हम कहाँ पे फाइल कर सकते हैं, तो बिफोर 1 August 2014 से पहले जुरिस्डिक्शन आएगा कोर्ट का, जहाँ पे जो रिसीवर है जिसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र होने हैं उसकी बैंक का जो जुरिस्डिक्शन होगा वहाँ पे हम केस फाइल कर सकते हैं। बट आफ्टर 1 August 2014 जुरिस्डिक्शन आएगा, जो जिसके अकाउंट से पैसे हमारे अकाउंट में आने हैं उसकी बैंक का जुरिस्डिक्शन आएगा। और करंट सिचुएशन इज दैट द केस विल बी फाइल्ड इन द कोर्ट हैविंग जुरिस्डिक्शन ओवर द बैंक टू हुज अकाउंट द चेक वॉज इशूड। इसकी प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर टू बी अडॉप्टेड इन द केस द चेक इज बाउंस। अ डिमांड नोटिस मस्ट बी सेंड विदिन 30 days ऑफ द डिसऑनर्ड चेक। जो डिमांड नोटिस है वो हमको भेजनी होती है, सामने ABC भेजेगा XYZ को 30 days के अंदर जहाँ से चेक बाउंस हुआ है। द होल्डर ऑफ चेक शुड फाइल अ क्रिमिनल केस इन अ कोर्ट विदिन 30 days फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ नोटिस पीरियड ऑफ 15 days। अगर मान लीजिए कि अगर हमने 1 तारीख को उसने डिमांड वो नोटिस किया है और उसके 15 दिन के बाद उसको 15 दिन तक का टाइम दिया जाएगा कि अगर 15 दिन के अंदर वो मुझे मतलब सामने वाली पार्टी अगर पेमेंट कर देती है तो कुछ नहीं, पर 15 दिन तक उसने कोई भी पेमेंट हमको नहीं दिया है तो 15 दिन हमारे ख़त्म होंगे। फर्स्ट को हमने नोटिस दी है तो 15 तारीख को नोटिस का पीरियड ख़त्म होगा और 15 तारीख से लेकर दूसरी 15 तारीख तक हम कोर्ट में क्रिमिनल केस फाइल कर सकते हैं। And on 15th day of give time period by notice, no payment has still been received. So now you have no more than 30 days within to file a complaint before a magistrate. The complaint will have to be filed at a court in the city of location of the bank where the check was presented. कहाँ पे हमने जहाँ पे प्रेजेंट किया है चेक उसी सिटी के उसी कोर्ट में हमको केस फाइल करना पड़ेगा। कंप्लेंट टू बी कंप्लेंट विद एफिडेविट एंड रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल। कंप्लेंट के साथ हम क्या डालेंगे, एक तो एफिडेविट आएगा, फिर जो चेक है उसको हम जेरोक्स करवा के आएंगी, जो रिटर्न मेमो आए जो शेडो आए वो भी हम लगाएंगे। The court will hear complaint issue summons under section 138 and section 141 of NIA। उसके बाद हियरिंग हमको डेट मिल गई, उसके बाद जो कोर्ट है वो सामने वाली पार्टी को जो यहाँ पे XYZ है उसको वो भेजेंगी कि ये लो आपके पास समन्स भेजेगी। समन्स आर सेंट एंड सर्व्ड थ्रू द पुलिस स्टेशन वेयर द अक्यूज इज रिजाइडिंग। जहाँ पे अक्यूज़ रहता है उसी लोकेशन के पुलिस स्टेशन में समन्स जाएगा और वो पुलिस ऑफिसर उसको समन्स भेजेंगे। Statement of accused is recorded under section 313 of the criminal procedure code. Accused will be asked to give reply to the questions and allegations against him. Witness of accused to prove his innocence will be produced and the evidence will be recorded by the court. जो accused के जो witness होंगे जो उसको innocence prove करेंगे वो आएंगे और उसको जो भी evidence होंगे वो record होंगे कोर्ट में। लास्ट स्टेज इज ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ एडवोकेट। दोनों पार्टीज के जो एडवोकेट्स है वो आर्ग्यूमेंट करेंगे। आफ्टर हियरिंग फाइनल आर्ग्यूमेंट्स कोर्ट विल पास द जजमेंट इन केस अक्यूज इज एक्विटेड द मैटर एंड्स। अगर जो उसको छूट जाता है अक्यूज तो मैटर एंड हो जाएगा। बेल एप्लीकेशन इज सबमिट बाय द अक्यूज इफ़ ही इज़ कन्विक्टेड। अगर जो अक्यूज है वो कन्विक्ट होगा तो उसको बेल एप्लीकेशन उसको सबमिट करनी पड़ेगी एंड प्रे फॉर टाइम टू अपील टू सेशंस कोर्ट, बट कोर्ट विल डायरेक्ट हिम टू इमीडिएटली डिपोजिट अ फाइन एज पर जजमेंट। वो अपील करेगा सेशन कोर्ट में, वो टाइम मांगेगा कि मुझे सेशन कोर्ट में जाना है तो आप मुझे टाइम दीजिए, पर जो कोर्ट है वो उसको डायरेक्ट करेगी जो भी फाइन के पैसे हैं वो आप भर दीजिए। द कन्विक्ट में अपील टू सेशंस कोर्ट विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ जजमेंट ऑफ लोअर कोर्ट।
लोअर कोर्ट का जजमेंट आया है उससे लेके वो 1 मंथ के अंदर वो सेशन कोर्ट में अपील कर सकता है। द डिस्प्यूट में गो ऑन फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट टू हाई कोर्ट एंड देन द सुप्रीम कोर्ट। द लास्ट मोस्टली क्या होता है कि ऐसे केसेस में मोस्टली वहाँ पे हो जाता है सेटलमेंट। दोनों पार्टी सेटलमेंट कर देती है कि आप मुझे इतने पैसे दे दो, सेटलमेंट के 50 या 70% अमाउंट दे दो तो ठीक है मैं ये कंप्लेंट वापस ले लूँगा। तो द मैटर कैन बी सेटल्ड एट एनी टाइम बिटवीन द पार्टीज। जो होल ट्रायल प्रोसेस चल रही है उसके बीच में कभी भी दोनों पार्टीज़ के बीच में सेटलमेंट हो सकता है। इन केस ऑफ एनी सच सेटलमेंट एंड एप्लीकेशन शुड बी मूव्ड बिफोर द कोर्ट टू कंपाउंड एंड क्लोज द केस। और अगर दोनों पार्टीज़ के बीच में सेटलमेंट हो गया तो केस है वो क्लोज हो जाएगा। Thank you.